हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बच्चों आज के इस वीडियो का टॉपिक बेहद मजेदार है। आज के इस सेशन में हम मेंशन करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी बनावट कैसे होती है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या हानियां होती हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या क्या कमियां होती हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ठीक, इसका उपयोग कहां, इन सारे टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सबको पता होगा बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता, नाम ही है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब ही होता है परिवर्तन यानी बदलाव, ठीक। तो ट्रांसफार्मर जो है बच्चों एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है, बेहद सरल तरीके से लिखेंगे, बहुत ज्यादा आपको हम दिमागी प्रेशर नहीं देंगे कि आप उलझ जाओ, ठीक। एकदम सीधी सीधी बात होगी कि जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर आप यहां पर देख रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसफार्मर की एक बनावट है। तो ट्रांसफार्मर बनाते कैसे हैं? ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं, एक के ऊपर एक रख करके पटलित, चाहे आयताकार कुंडली बना दें या फिर गोलाकार, कोई दिक्कत नहीं, बस एक के ऊपर एक पटलित रख देते हैं। उसके बाद तांबे के तार को लपेट कर 2 अलग अलग कुंडलियां बना देते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा। ये बच्चों क्या है आपका, इधर आपको दिख रहा होगा एक ये प्राथमिक कुंडली है बच्चों, ठीक है ना, ये प्राथमिक कुंडली है, और यहां पर क्या है बच्चों, ये है द्वितीयक कुंडली, ठीक, द्वितीयक कुंडली है ये चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये नर्म लोहे की क्रोड है, एक के ऊपर एक पटलित रखा गया है, और उसके बाद क्या है, तांबे के तार को लपेट करके 2 अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं। और पटलित क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो बेहद मजेदार बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है, या एक ऐसी युक्ति है, या फिर लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है बच्चों, जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को, या प्रत्यावर्ती धारा हम बोल सकते हैं, को कम या ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा उपकरण है, या एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर तो आपने बड़े बड़े देखे होंगे, है ना, गांव में, शहर में, नगर में, कस्बे में, हर जगह पर होता है, ठीक है ना। और यहां तक कि घर में हमारे जो उपकरण होते हैं, स्टेबलाइजर हो गया, और जो भी मैकेनिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब में भी ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसका काम ही है प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करना। स्टेबलाइजर का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है धारा कम आ रही, तो उसको क्या करिए, थोड़ा उसको स्विच हम ऊपर कर देंगे, यानी वो बढ़ जाती है वोल्टता, फिर ज्यादा आ रही है तो हम कम कर देते हैं, वोल्टता कम हो जाती है। तो इसका काम ही होता है प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट को कम या ज्यादा करना। बस इतना आपको समझना है। बात समझ में आ गई बच्चों, कि जो क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को यानी एसी करंट को कम या ज्यादा करता है। भाई स्टेबलाइजर इसीलिए तो यूज करते हैं हम, कि जो धारा अगर अधिक है तो कम कर सकें, कम है तो हम उसको बढ़ा सकें, ठीक। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर, आप समझ गए। अब लिखेंगे रसगुल्लों सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभार ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है ना, और 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण है क्या, तो अन्योन्य प्रेरण हमने बताया कि पास पास 2
कुंडलियां, यानी आपने एक कुंडली यहां पर रखा रसगुल्लों, एक यहां पर, दो पास पास रखी कुंडलियों में जब एक में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या एक के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसके कारण दूसरे वाले में भी हलचल हो जाएगा और दूसरे में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यह घटना होती है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य का मतलब है एक कुंडली के कारण दूसरे में धारा उत्पन्न हो जाना, वो अन्योन्य होता है। तो इसमें भी तो वही करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई दो कुंडलियां बना लेते हैं और एक में धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई जो सिद्धांत है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे लिखेंगे बच्चों कि यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है रसगुल्लों उसका उपयोग हम केवल और केवल एसी के लिए कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो जनरेटर वगैरह में होते हैं उनमें हम मतलब स्टेबलाइजर जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं हम बात करें तो वो केवल और केवल क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के साथ ही ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, मतलब डिस्ट धारा के साथ नहीं, यानी डीसी के साथ नहीं। ये बेहद जरूरी बात है, इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों कि जो ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, डिस्ट धारा के साथ नहीं, यानी डीसी के साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लिखेंगे बच्चों कि ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार का होता है, यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्रियाकलाप के आधार पर या कार्य विधि के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर और क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई यानी स्टेप अप होता है और अपचाई यानी स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता क्या, नाम ही है ऊंचाई यानी ऊंचा करना। तो यह क्या करता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी इसका काम क्या होता है कि ये लो वोल्टेज को, भाई लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और इसमें एक चीज और ध्यान देना बच्चों कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है, यानी सेकेंडरी ये जो आपकी कुंडली दिखाई पड़ रही है, द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, ठीक है ना। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, तब वो कार्य करेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के रूप में। अब दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी इसका काम क्या है रसगुल्लों, तो ये हाई वोल्टेज को, ठीक है ना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये क्या करता है, अपचाई। अपचाई यानी नीचे लाना, तो क्योंकि स्टेप डाउन का मतलब है डाउन करना, तो यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती, ठीक ना, वोल्टेज में बदलता है। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसमें जो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, अब इसका उल्टा है भाई, इसमें प्राथमिक कुंडली की में जो फेरों की संख्या होती है वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, तब जाकर के वो अपचाई ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। तो ये रहा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यानी किस सिद्धांत किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, और हमने देख लिया कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, उसके बाद हम देखते हैं इसकी बनावट कैसे होती है, ठीक है ना, और उसमें जो भंवर धारा वगैरह होती हैं उनसे क्या हानियां होती हैं, इन सारी चीजों पर आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों इसकी बनावट कैसे होती है, यानी ट्रांसफार्मर को कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा तो आपको नहीं लिखना है
क्योंकि भाई इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। फिर भी क्या लिखेंगे रसगुल्लो, चलिए देख लेते हैं। बनावट में आप लिखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक पटलित रख करके एक आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। जरूरी नहीं आयताकार, गोलाकार भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है और वो नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, उनको एक के ऊपर एक रख करके एक पटलित क्रोड बना देते हैं। फिर उसके बाद तांबे के तार को लपेट कर, जैसे देखिए इसमें आपको 3D एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें ये मतलब नर्म लोहे की पत्तियां हैं और एक के ऊपर एक बच्चों इनको रख करके एक क्रोड बनाया गया है। फिर क्या करेंगे, तांबे के तार को लपेट करके दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे कि तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, ठीक है ना भाई, जिन्हें क्रमशः हम प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली नाम दे देते हैं। और प्राथमिक कुंडली का जो मतलब संपर्क होता है एक मतलब इसको AC स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, यानी इसको एक AC स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो वही लिखा है कि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत या प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो ये रही इसकी बनावट। एक बेहद जरूरी बात यह है रसगुल्लो, क्वेश्चन पूछता है कि नर्म लोहे की प्लेट मतलब प्लेट को या नर्म लोहे की पत्तियों को पटलित ही रखकर क्यों बनाया जाता है। भाई चाहे जैसे रख सकते हैं, तो उसका एक रीजन है कि अगर आप नर्म लोहे की पत्तियों को यानी एक के ऊपर एक पटलित नहीं रखते हैं, तो भाई एक तो जगह बहुत ज्यादा लगेगा, दूसरा जो सबसे मतलब इसमें जरूरी बात वो है कि इसमें भंवर धारा को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। किसको बच्चों, भंवर धारा, ठीक, यानी भंवर धारा एक प्रकार की भंवर धारा, ये धारा होती है जो एक भंवर के रूप में जनरेट होती है और उस धारा के उत्पन्न, क्योंकि ये बहुत गर्म मतलब एक प्रकार की जब ये भंवर धारा उत्पन्न होती है तो ये पूरी कुंडली जो है वो हीट हो जाती है, पूरी कुंडली गर्म हो जाती है। और जब कुंडली गर्म हो जाएगी बच्चों, तो इसके कारण अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। तो ऊष्मा हानि को रोकने के लिए ही या भंवर धारा को कम करने के लिए ही कुंडली को एक के ऊपर एक रख करके पटलित कुंडली बना देते हैं। बात समझ में आ गई ना कि पटलित क्यों रखते हैं, ताकि भंवर धारा को कम किया जा सके। भंवर धारा कम हो जाएगी तो ऊष्मा की हानि अधिक नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी जो कार्यविधि है, ठीक है ना, इसकी जो कार्यविधि है उसको कार्यविधि में हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं बच्चों उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिए, बस थोड़ा सा आपको लिखना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, तो जो यहां से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, ठीक, उनके कारण कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है। पहले ही हमने बताया है कि अन्योन प्रेरण की घटना ही यही होती है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में अगर एक में धारा प्रवाहित करोगे तो इसके कारण दूसरे में भी हलचल होगा और दूसरे में भी धारा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज है, लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं और उसके बाद धारा प्रवाहित करते हैं, तो इससे क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और इसके कारण द्वितीय कुंडली में के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। यानी यहां पर भी द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों कुंडलियां एक ही क्रोड पर लपेटी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्यविधि, इतना ही आपको लिखना है और इसके ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें भी
एक धारा बहने लगती है, बस इतना सा। अब यहां पर हम लिखेंगे भाई किरचॉफ के नियम, सॉरी क्या कहते हैं, फैराडे के नियम से, ठीक है ना भाई। फैराडे का अब हम नियम लगाएंगे, ठीक। तो फैराडे के नियम से, तो फैराडे का जो नियम है बच्चों वो क्या कहता है, फैराडे का जो नियम है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में जो निकालेंगे, यानी ईपी, ई क्या है विद्युत वाहक बल, पी क्या है, तो यहां से प्राथमिक कुंडली, तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एनपी, यानी भाई क्या है प्राथमिक में फेरों की संख्या, और डेल्टा फाई या डी फाई अपान डेल्टा टी लिखो या डी टी लिखो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, बात समझ में आ गई बच्चों। इसी तरह हम निकालेंगे द्वितीयक कुंडली में, ठीक, द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएगा, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो द्वितीयक कुंडली में तो यहां पर हो जाएगा ई एस बराबर माइनस का एन एस और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो गया। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर इसको हम 2 दे देते हैं। अब इसको हम भाग दे देंगे भाई, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 भागे 2, ठीक, दोनों को भाग देंगे तो ई पी लिखिए, चाहे बड़े में ई पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहां पर ई एस भाग दे देंगे बराबर का, इधर देखिएगा भाई माइनस से माइनस कट गया, और ये पूरा का पूरा डेल्टा फाई से डेल्टा, मतलब डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और इसका भी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी कट जाएगा। ये लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। एनपी ये रहा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और नीचे माइनस का एन एस और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो गया। तो भाई क्या है, माइनस से माइनस काट दीजिए, ये वाला पूरा इससे कट गया, तो ई पी, ठीक है ना, 1 मिनट, नीचे लिख देते हैं ई पी अपान ई एस बराबर ये आ गया बच्चों एन पी अपान एन एस, ठीक है ना। तो ये एक आप फार्मूला निकल आता है ट्रांसफार्मर के लिए। इस पे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं, हर साल इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो भाई ऐसा नहीं कि आने वाले समय में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता या प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल बच्चों। ईएस क्या है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो एक फार्मूला ये है, तो एक फार्मूला और निकलता है यहां पर शक्ति के लिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो निवेशी शक्ति होती है, निवेशी शक्ति वो बराबर होती है निर्गत शक्ति के। निर्गत शक्ति किसके, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो शक्ति भाई पी होता है, पी लिख देंगे, प्राथमिक कह रहा है, निवेशी का मतलब अंदर जो प्रवेश कर रहा है, निर्गत यानी यहां से जो बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा पीएस। तो P बराबर V इंटू आई होता है बच्चों। तो P बराबर V इंटू आई हुआ, लेकिन यहां पे हम VP इंटू IP लिख देंगे, ठीक, बराबर का यहां पे भी वही रहेगा, लेकिन VS इंटू IS लिख देंगे, ठीक। तो यहां पर धारा और वोल्टता के बीच क्या संबंध हो जाएगा, IP अपान, इसको नीचे लाएंगे, IS बराबर VS अपान VP, ठीक है ना। देखिए ये वोल्टता बच्चों और यह विद्युत वाहक बल दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक फार्मूला निकल कर आता है वोल्टता और धारा के बीच संबंध। IP क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा। IS क्या है, द्वितीयक कुंडली में धारा, ठीक है ना। VS क्या है, वही चीज कि भाई VS यानी द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, VP क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता या विद्युत वाहक बल। ये दोनों VS जो दिख रहा है, ES, VP, EP, ये दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा बच्चों क्या ट्रांसफार्मर के लिए जो एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसमें एक चीज और आपको पूछा जाता है बच्चों कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि दक्षता हम कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है बच्चों, दक्षता के लिए एक फार्मूला प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दक्षता बराबर होता है, दक्षता बराबर, दक्षता को ईटा से हम दर्शाते हैं, तो दक्षता बराबर होता है कि देखिए होता है कि निर्गत शक्ति,
ठीक, निर्गत शक्ति अपान निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति गुणे का 100। ये परसेंटेज में हमेशा निकलता है, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है ना, हमेशा ये परसेंटेज में निकलता है। यानी अगर हम इसको थोड़ा लिखेंगे इस तरह से तो ईटा बराबर होता है निर्गत, मतलब निर्गत शक्ति, या जिसको PS लिख सकते हैं, निवेशी शक्ति यानी P लिख सकते हैं, PP, और गुणे का क्या हो जाएगा 100। ये हमेशा किस में आएगा बच्चों, परसेंटेज में निकल कर आता है। ये जो कुछ भी निकलेगा आपका क्या होगा, इतना याद रखना कि परसेंटेज में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए फार्मूला। ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि P क्या है, S क्या है। जहां पर ये नीचे P लगा हो वो प्राथमिक की बात कर रहा है, S लगा है वो द्वितीयक की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसको इसलिए बच्चों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा पूरा ट्रांसफार्मर की मतलब बनावट, उसकी संरचना, उसकी क्रियाविधि, सारी चीजें। फिर से बोल देते हैं एक चीज जो है कि भंवर धारा के बारे में, कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है ताकि भंवर धारा को कम किया जा सके और ट्रांसफार्मर में ऊष्मा की क्षय ज्यादा ना हो, बस इसीलिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।